सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 31 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली जीडीपी के बारे में है कि लास्ट ईयर 2024-25 में जो जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड की वो 6.5% है। तो जीडीपी ग्रोथ क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ये किसी भी कंट्री के में जो है पर्टिकुलर पीरियड, जैसे कि एक साल में कितना वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हुआ, उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू कितना है। तो बेसिकली एक ईयर में कितना जो है माल या प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाया गया, उसका पैसों में वैल्यू वो बताता है जीडीपी। तो अभी यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वही हमारे बोलते हैं कि जो है Q4 में जो ये ग्रोथ रही है 7.4% रही है, और ये इंडिया ने पोस्ट कोविड ग्लोबल स्लो डाउन के बावजूद अपना ग्रोथ मेंटेन किया। और एडवांस्ड इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में भी हमारा ग्रोथ डिफरेंशियल अच्छा है बोलते हैं। और जो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है और जो ट्रेड अनसर्टेनिटी के बावजूद इंडिया ने जो है अपनी पोजीशन बनाए रखी है। तो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि बेसिकली सेक्टर वाइज में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसने स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया थ्रू आउट द ईयर। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा मॉडरेट रहा, 4.5% जो है इसकी लास्ट ईयर की ग्रोथ रही। फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी जो है Q4 में काफ़ी अच्छा 10.8% रहा। जो लास्ट ईयर की ग्रोथ रही वो 9.4% रही। और हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात करते हैं तो उसकी ग्रोथ 7.2% है, जो कि हाउस होल्ड ने ज़्यादा खर्चा किया, जिसकी वजह से जीडीपी को बूस्ट और भी ज़्यादा मिला। तो कंक्लूजन में यही बोलते हैं Q4 में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, उसकी वजह से पूरे साल का जीडीपी ठीक ठाक पहुँच गया 6.5%। लेकिन ये ग्रोथ पैंडेमिक के बाद सबसे लो है, लो एनुअल ग्रोथ है। और सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया और हाउस होल्ड हो गया, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने मॉडरेट परफॉर्म किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली जो ट्रम्प काफ़ी ज़्यादा हैवी टैरिफ सारे कंट्रीज़ पे लगा रहे हैं, तो उस पर बेसिकली कोर्ट ने जो है उनके जो टैरिफ को टेम्परेली अलाउ कर दिया है। और जब तक कि अपील प्रोसेस चल रहा है उनका। और यूएस डोनाल्ड ट्रम्प को तो बेसिकली टेम्परेरी रिलीफ मिला है ताकि वो टैरिफ और भी कंट्रीज़ पे भी लगा सकें, और वो चलता रहेगा। यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने पहले कहा था कि जो है ट्रम्प ने अपने अथॉरिटीज़ के बाहर जाकर ये टैरिफ लगाए हैं, तो स्टे लगाया था। बट अभी अपील तक ये रिलीफ दिया है कि टेम्परेली अलाउ रहेगा ये। और मार्केट रिएक्शन में बेसिकली बात करें तो एशियन मार्केट्स ने बहुत नेगेटिव रिस्पांस दिया, रैली वापस से गिर गई कल जो वापस आई थी। और यूरोप में थोड़े ग्रीन का मार्केट थोड़ा ग्रीन में था। ग्लोबल मार्केट्स भी अब अनसर्टेनिटी में है ड्यू टू इनकन्सिस्टेंट यूएस स्टेट पॉलिसीज़। और इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट चाइना पे हुआ है ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे पार्लियामेंट्री पैनल ऑफ वेलफेयर ऑन ओबीसीज़ जो है उनकी मीटिंग होनी है 13 जून को, जिसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया को रिप्रेजेंटेटिव बुलाया गया है। और उसका ये जो टॉपिक है वो ओबीसी के एडमिशन और एम्प्लॉयमेंट में रिप्रेजेंटेटिव का रिव्यू। तो बेसिकली ये कमेटी पूछना चाहती है कि मुस्लिम ओबीसीज़ जो हैं वो उनके लिए स्पेसिफिक कोटा क्यों नहीं है इन यूनिवर्सिटीज़ में, एएमयू और जामिया मिलिया में। तो इन इंस्टीट्यूशन में SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों नहीं है। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें 30% सीट्स जो है मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए हैं, 10% मुस्लिम वुमेंस के लिए है ना, मुस्लिम वुमेंस के लिए, और 10% जो है मुस्लिम OBC और STs के लिए है। और एम्प्लॉयमेंट में अभी तक कोई SC ST OBC रिजर्वेशन नहीं है इसमें। और फिर वहीं AMU की बात करें तो कोई रिजर्वेशन SC ST या OBCs का नहीं है इसमें भी। और कोटा सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो AMU के स्टूडेंट स्कूल से पढ़े हैं। तो पैनल का कंसर्न ये है कि AMU और JMU ये दोनों इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद, मुस्लिम OBCs के लिए कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं है। वेलफेयर और रिप्रेजेंटेशन तो वही बोलते हैं, दोनों पर फोकस होना ज़रूरी है। तो ये डिस्कशन रहेगा इसमें। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है 300th बर्थ एनिवर्सरी जो है अहिल्या बाई जी की, उसमें जो है विजिट प्रिसाइड करेंगे आज। तो ये कहाँ पे बेसिकली जाम्बुई मैदान भोपाल में, ठीक है। तो अभी कौन थी अहिल्या बाई जो है होलकर जी? ये इंदौर की महारानी थी, है ना, जो अपनी सिटीज़न सेंट्रिक पॉलिसीज़ के लिए जानी जाती थी। और जो है वुमेन एम्पावरमेंट की जो है अर्ली चैम्पियन थी एक टाइप से, है ना। वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया और वुमेन की सामाजिक और जो सोशल और जो धार्मिक जीवन में पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया, है ना। वुमेन वीवर्स को भी सपोर्ट किया उन्होंने, स्पेशली महेश्वरी साड़ीज़ बनाने में, महेश्वरी साड़ीज़, ठीक है।
तो बेसिकली फिर यहाँ पे इनके जो उसमें ऑनर में कॉमेमोरेटिव कॉइन रिलीज़ हुआ और पोस्टेज स्टैम्प भी इनके ऑनर में जो है अनवील किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली न्यूजीलैंड के बारे में है, जो वर्क करना चाहता है क्लोजली विद इंडिया ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैटर्स। तो न्यूजीलैंड की लोकेशन क्या है, बेसिकली इंडिया, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ पे पड़ता है न्यूजीलैंड। तो वही बोला गया है इसमें ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, इंस्टेबिलिटी एंड डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो टुडेज़ वर्ल्ड में, तो उसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो उसमें क्या बेसिकली इंक्रीज़ करेंगे मिलिट्री टू जो मिलिट्री कॉन्टैक्ट है और फोकस करेंगे जॉइंट सिक्योरिटी एफर्ट्स इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। फिर उसके बाद में न्यूजीलैंड नेवी वो जो लीड करेगी कॉम्बैटिंग का जो कंबाइंड टास्क फोर्स होगी, और रोल क्या रहेगा बेसिकली जो ट्रेड रूट्स है उनको सिक्योर करना, टेररिज्म फाइट करना, प्राइवेसी है, स्मगलिंग है ना, किस में, इंडियन ओशियन में और गल्फ ऑफ एडन में। ऑफ एडन बेसिकली कहाँ है आपका, ये अपना जो है ये हो गया, ये ओमान हो गया, यमन हो गया, और फिर यहाँ पे जो है अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन। बेसिकली न्यूजीलैंड की फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट मार्क करता है, जिसमें कि वो फोकस करना चाहता है मोर जो है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में बेसिकली, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए इंडो पैसिफिक में यहाँ पे, और इज़ क्रूशियल फॉर न्यूजीलैंड स्टेट एंड सिक्योरिटी। तो इंडिया का स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बताते हैं कि ये जियोपॉलिटिकल जायंट है यहाँ पे अभी इस टाइम, और डिस्क्राइब किया है इसको इंडिस्पेंसिबल सिक्योरिटी एक्टर रीजनली एंड ग्लोबली, और एम्फेसिस किया है कि दोनों में बातचीत करने का, और तो बेसिकली यही है कि बेसिकली दोनों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है। फिर यहाँ पे कई सारे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो उनका जो है वहाँ के लोकल्स अपोज कर रहे हैं। बेसिकली किन किन रीज़न की वजह से अपोज कर रहे हैं कि कोई कंसर्न नहीं लिया गया उन विलेजर्स से, बेसिकली इसके पहले इकोलॉजिकल थ्रेट है ये बेसिकली जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और स्पिरिचुअल और जो कल्चरल साइट डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं उनके, जैसे कि एक डैम है मिहुंदो डैम जो दिबांग वैली में है, उसमें कोई ग्राम सभा अप्रूवल नहीं लिया गया, और कुछ उनके कुंड जो हैं वो भी रिस्क में हैं, और मिलिट्राइजेशन भी हो रहा है कुछ प्रोजेक्ट्स का। तो उनकी की डिमांड्स ये हैं कि फ्री और प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो, और इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए, और प्रोटेक्ट किया जाए उनकी जो सेक्रेड साइट्स हैं। यहाँ पे डिजिटलाइजेशन को लेके बात हो रही है कि जो है इंडिया में इस फिस्कल ईयर में इंडिया में 1 बिलियन यूज़र्स जो है इंटरनेट यूज़र्स क्रॉस कर जाएंगे। तो इंटरनेट यूज़र्स अभी 250 मिलियन से बढ़ के जो है 974 मिलियन हो गए हैं, जो जबकि जल्दी ही ये 1 बिलियन क्रॉस करने वाला है। तो ये बेसिकली सस्ता डेटा और कॉलिंग, जैसे पहले हम 80% फ़ोन्स इंपोर्ट करते थे, अब जो है 1.75 लाख करोड़ के फ़ोन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और भारत जो 6G अलायंस है उसमें 6G टेक्नोलॉजी में जो है इंडिया 10% ग्लोबल पेटेंट देना चाहता है, 10%। और अगर टेलीकॉम इक्विपमेंट और डिज़ाइन की बात करें, जो PLI स्कीम है उसने 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया, और 80,000 करोड़ का रेवेन्यू भी आया, और काफ़ी जॉब्स भी क्रिएट हुए, ऐसा बोलना है। और भारत नेट प्रोजेक्ट की बात करें तो भारत नेट प्रोजेक्ट में जो है 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई, जिसमें 2.14 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था। पोस्ट ऑफिस एक्ट बोलते हैं जो है 2023 में जो है उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए। इंडियन पोस्ट सिर्फ मेल नहीं, अब इंश्योरेंस, बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स भी जो है वो भी प्रोवाइड करता है। तो पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज भी मॉडर्नाइज की हो रही हैं, है ना। तो ये सब इन्होंने बेसिकली बताया है। यहाँ पे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हैदराबाद में एक 4th प्रोडक्शन लाइन शुरू किया गया है। इससे पहले जो है हैदराबाद ये प्रोडक्शन लाइन बेंगलुरु और नासिक में भी ऑलरेडी चल रहे हैं। 2 प्रोडक्शन लाइन के अलावा ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी होगी, और ये इस नए प्रोडक्शन लाइन को HAL के इंडस्ट्री पार्टनर VM टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इस्टेब्लिश करेगा। और जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या, जैसे LCA Mk-1A, ठीक है। तो इसका रोड मैप क्लियर है कि बेसिकली जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना,
एडवांस जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स और दूसरे प्रोडक्ट्स डेवलप करना, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे फोकस करना। अभी थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले जो है प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था कंपटीशन बढ़ाने के लिए HAL के साथ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर से जवाब मांगा है, जिसमें कि एक ऑल इंडिया जो है पेटेंट ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एक प्ली में जो CBI इंक्वायरी की मांग की है, क्योंकि एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी ने जो है बिना परमिशन के जो सेंसिटिव अनपब्लिश्ड डेटा उसका एक्सेस किया, और जो पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिसर्स का है। तो जज ने ये हियरिंग के स्टार्ट में पूछा कि जो है ये पूछा तो पिटिशनर से बताया कि कंपनी को बिना प्रॉपर चेक्स के डेटा एक्सेस मिल गया, जो गलत है, और वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। CBI क्या, बेसिकली CBI एक जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो कि सीरियस क्राइम जैसे कि करप्शन हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंस हो गया, या हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर काम करती है, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर काम करती है, और पैन इंडिया इसका ज्यूरिसडिक्शन होता है। सेंट्रल और स्टेट केसेस जब रिक्वेस्ट किए जाते हैं, फंक्शंस बेसिकली हैं करप्शन को इन्वेस्टिगेट करना, इकोनॉमिक ऑफेंस जैसे कि बैंक फ्रॉड हो गया, फाइनेंशियल स्कैम हो गया, वो भी इन्वेस्टिगेट करती है। टेररिज्म रिलेटेड केसेस की जांच भी कुछ करती है ना, जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो केसेस जो है वो रेफ़र किए जाते हैं, वो भी करती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है ना, और रेड कंडक्ट करती है, अरेस्ट करती है, चार्जशीट फाइल कर सकती है। तो लीडरशिप कौन करता है? डायरेक्टर एक IPS ऑफिसर होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया जाता है। इस न्यूज़ उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो है स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल चूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स कई सारे स्टेट्स में। तो स्टेट्स को इसमें बेसिकली बोला गया है कि वो रूट कॉज को एनालाइज करें और रेमेडियल स्टेप्स लें। गवर्नमेंट स्कूल्स का ब्रांड स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है ताकि एनरोलमेंट बढ़े, और जो समग्र शिक्षा अभियान के एनुअल वर्क प्लान और बजट डिस्कशंस में ये बात बोली गई। कंक्लूजन में यही बोला गया कि जो है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल में लोग स्टूडेंट्स जा रहे हैं। एनरोलमेंट डेटा से जो पता चलता है कि प्राइवेट स्कूल्स की तरफ प्रेफरेंस बढ़ रही है, और स्टेट्स को जल्दी एक्शन लेना होगा, वरना रिवर्स ये ट्रेंड जो है रिवर्स करने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान क्या है कि बेसिकली एक गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों में देने के लिए बनाया गया है, स्पेशली 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। गोल है एजुकेशन फॉर ऑल, और फीचर्स क्या हैं कि बेसिकली फोकस करना है यूनिवर्सलाइजेशन जो है एलिमेंट्री एजुकेशन का उस पर, और इम्प्रूव करना है स्कूल के इंफ्रा को, जैसे कि क्लासरूम हो गए, टॉयलेट्स हो गए, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, और टीचर रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग बढ़ाना है ना, और स्पेशल फोकस करना गर्ल्स, SC ST माइनॉरिटीज़ पे, जो ब्रिज करना रूरल अर्बन गैप है, और मिड डे मील स्कीम्स को इंक्लूड करना चिल्ड्रंस के लिए, बेटर अटेंडेंस के लिए। तो ये सब चीज़ें इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ जो बेसिकली इंडिया AI मिशन के बारे में है। तो इंडिया AI मिशन एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है उसको डेवलपमेंट को प्रमोट करता है इंडिया में, और एम इसका है कि इंडिजिनस AI टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना, जिससे देश का टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम है स्ट्रॉन्ग हो, और ग्लोबल AI कंपटीशन में जो है वो सबसे आगे हो, ग्लोबल लीडर हो। तो इसके थ्रू जो सेलेक्टेड फर्म्स को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दिया जाता है, जैसे कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे उनका AI डेवलपमेंट तेज़ी से हो। तो इसमें जो भी कंपनीज रहती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट रहते हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप कर सकें। तो अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ बेसिकली ये है कि जो है 3 फर्म सेलेक्ट हुए हैं इंडिया AI मिशन के अंडर, इंडिजिनस फाउंडेशनल जो लैंग्वेज मॉडल है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो उसमें बेसिकली सॉकेट AI है एक एजेंसी, जैन AI है, और ज्ञानी AI है ना। तो पहले भी एक फर्म सर्वम AI सेलेक्ट हुई है, जो इंडिया AI मिशन का पहला सेलेक्टेड फर्म था। तो इन फर्म्स को अब कॉमन कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ का एक्सेस मिलेगा, जिसमें जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं वो अवेलेबल रहेंगी, जहां AI मॉडल्स ट्रेन और डेवलप किए जाते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली कोर्ट ने जो है एक नीट PG का जो एग्ज़ाम होता है उसको एक शिफ्ट में कराने के लिए नेसेसरी अरेंजमेंट करने को कहा है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी बढ़े। और ये बोला कि एक शिफ्ट में होना चाहिए एक एग्ज़ाम, इसका 2 शिफ्ट में नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा कि 2 शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम लेने से जो आर्बिट्रेरीनेस है, बायस्ड इवैल्यूएशन होता है, और क्योंकि 2 अलग जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं अलग टाइम पे, वो उनका डिफ़िकल्टी लेवल कभी भी सेम नहीं होता, और नॉर्मलाइजेशन जो है
वो भी एक्सेप्शनल केसेस में अप्लाई होना चाहिए, जो रूटीन बेसिस पर नहीं, खासकर जब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हों। तो ये बेसिकली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट टारगेट के बारे में कि गवर्नमेंट ने इस साल जो है फिस्कल डेफिसिट 4.8% जो कि गवर्नमेंट का टारगेट था उसमें अचीव कर लिया है। तो फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? बेसिकली फिस्कल डेफिसिट जो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, उसमें माइनस कर देते हैं जो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, और प्लस उसमें जो है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, उसको ऐड करके माइनस कर देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में, तो जो फिस्कल डेफिसिट निकल आता है हमारा। तो इसमें बेसिकली बताते हैं जो टोटल जो खर्चा है उसका डिफरेंस जो है जितनी भी टोटल रेवेन्यू है उसमें, तो उसको बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट टारगेट अचीव कर लिया है, और जो फिस्कल डेफिसिट रहा लास्ट ईयर का वो 15.77 लाख करोड़ रहा, जो कि 4.8% रहा। टारगेट अचीव हो गया है ऐसा बोल रहा गया है। टोटल रिसिप्ट्स कितनी रही हैं? तो 30.78 लाख करोड़ रही है, लाख करोड़। और टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स 9.87 लाख करोड़ रिसीव हुआ, जो कि एस्टिमेट से 0.7% ऊपर है ना। और इनकम टैक्स बेसिकली 11.83 लाख करोड़ जो है रिसीव हुआ, जो कि एस्टिमेट से थोड़ा सा कम है। और मिसलेनियस कैपिटल रिसीव जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट को मिला के जो है 17,202 करोड़ रुपए आया है। डिसइन्वेस्टमेंट अर्निंग कितनी आई है? वो 10,131 करोड़ रुपए। तो बेसिकली ये बोला गया है कि जो है नेक्स्ट ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट रहेगा वो रहेगा 4.4% ऑफ द जीडीपी। और की शॉर्टफॉल्स ये रहे कि डिसइन्वेस्टमेंट रेवेन्यू थोड़ा सा लो रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन जो है एस्टिमेट थोड़ा सा मिस कर गया है। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली एक कंपनी के बारे में है जो कि जिसका नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। वो बेसिकली क्या है कि डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसके जो कुछ एडवांस की प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एडवांस सिरेमिक्स जो कि यूज़ किया जाता है आपके बुलेट प्रूफ जैकेट्स में, मिलिट्री और प्रिपेयर्डनेस मिलिट्री व्हीकल्स में, वीवीआईपी प्रोटेक्शन में, है ना। तो ये सब बनाते हैं। ड्रोन प्रोटेक्शन मटेरियल्स हो गए, जैसे कि आजकल ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स लाइट वेट सोल्यूशन डिमांड कर रहे हैं। तो वही बोलते हैं कि जो है डीआरडीओ और दूसरे डिफेंस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर नए सोल्यूशन डेवलप किए जा रहे हैं। तो और डिफेंस सेक्टर में भी इनको काफ़ी ज़्यादा टेंडर्स मिल रहे हैं बहुत सारे। यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली गाज़ा के बारे में है। तो इज़राइल ने 2 मार्च को जो है गाज़ा पर टोटल एयर ब्लॉकेड किया। पूरा एयर ब्लॉकेड करने की वजह से जो है वहाँ की जो फूड और मेडिसिन की सप्लाई थी वो काफ़ी ज़्यादा बंद हो गई और सीवियर शॉर्टेज हो गई फूड और मेडिसिन की। तो हाल ही में इज़राइल ने ब्लॉकेड थोड़ा इजी किया है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन नीड अभी भी लिमिटेड है। तो ये 20 महीने से वॉर चल रहा है। एक 6 वीक का ट्रूस पीरियड भी आया था, लेकिन मार्च में फिर से इज़राइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और बोला कि जब तक हॉस्टेजेस जो इसके पास गाज़ा के पास है तब तक नहीं रुकेगा वो, और जब तक डिसमेंटल नहीं कर देता है गाज़ा को। तो यूनाइटेड नेशंस ने यह डिक्लेयर किया है कि जो गाज़ा जो है वो हंग्रीएस्ट प्लेस है अर्थ का, और जहाँ पे 100% जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है वो अकाल के ख़तरे में, फेमाइन के ख़तरे में है। तो दुनिया का पहला ऐसा टेरिटरी जहाँ पूरी पॉपुलेशन भूख से जूझ रही है, और तो ये बोला गया है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली पाकिस्तान अपग्रेड कर रहा है अफ़गानिस्तान के साथ अपने टाइज, और एक एम्बेसडर भी अपॉइंट किया है अफ़गानिस्तान में, काबुल में। तो कि वो बेसिकली अनाउंस किया है कि अफ़गानिस्तान के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज अपग्रेड करेगा, और काबुल में एक जो अफ़गानिस्तान के साथ एक फुल टाइम एम्बेसडर अपॉइंट करेगा। तो बैकग्राउंड क्या है इसका? बेसिकली 2021 में जब तालिबान ने जो है अफ़गानिस्तान में काबुल पर कब्ज़ा किया, तो पाकिस्तान ने इसको अपोज़ किया था, सपोर्ट किया था, डेवलपमेंट को टैसिटली सपोर्ट किया था। तो उम्मीद थी कि तालिबान जो है पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करेगा, लेकिन जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर अटैक्स बढ़ गए। तो ये ब्रेक थ्रू कैसे आया? बेसिकली जो एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई बिटवीन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जो है चाइना के बीच में। तो बीजिंग में रिसेंटली ये मीटिंग के बाद ये थोड़ा सुधार आया, और जो है चाइना में मीडिएटर का रोल प्ले किया, जिससे इनके डिफरेंसेस रिजॉल्व हो गए। तो पाकिस्तान का एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक अपने डिप्लोमेटिक लेवल को जो है एम्बेसडर तक अपग्रेड करेगा, और जो अफ़गानिस्तान तालिबान जो है वो के ख़िलाफ़ एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं वहाँ पे, जो कि पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो ये थी आज की हमारी पूरी न्यूज़ डिस्कशन, और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।